तो आज तारीख है 6 दिसंबर और आज हम 4 तारीख से, जो 4 तारीख का हमारा करंट छूट गया था, और 5, 6 तीनों दिन का करंट कवर करेंगे। और बेसिकली इंडिया के जितने भी लीडिंग न्यूज़पेपर हैं, चाहे द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, और भी पीआईबी वगैरह हो गया, जिनमें जितनी भी जरूरी खबरें हैं हमारे एग्जाम के लिए, वो सभी कवर करेंगे। तो अगर 4 तारीख के द हिंदू की बात करें तो उसके फ्रंट पेज पे कुछ चीज़ें आई हैं, जैसे कि गवर्नमेंट है वो एक्सपर्ट्स का वेट कर रही है। गवर्नमेंट ने साफ कह दिया है कि जो बूस्टर डोज अगर लगाने की बात है भी ओमिक्रॉन को लेकर, तो उसके लिए हम लोग एक्सपर्ट्स की वेट करेंगे कि एक्सपर्ट जैसा कहेंगे वैसा किया जाएगा। वहीं हम देखते हैं कि ओमिक्रॉन के तकरीबन 500 लोगों को ट्रेस किया गया है, उन पे जांच चल रही है। और 6200 करोड़ का एक न्यूज़ आई है, 6200 करोड़ रुपए चाहिए अभी हमारी गवर्नमेंट को, अगर एयर इंडिया के सारे डेप्ट खत्म करने हैं तो। एक नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रंट पेज पे ही एनएसओ को लेके के एनएसओ जो ग्रुप जो पेगासस को लेकर बना था उसको बैन करने की बात चल रही है, तो उसको लेके न्यूज़ है। एक दिल्ली गवर्नमेंट, सेंटर और सुप्रीम कोर्ट है वो एंटी पॉल्यूशन को लेकर बात चल रही है, उसको लेकर न्यूज़ है। और एक न्यूज़ है जो केजरीवाल ने फ्री ट्रेन भेजी है अभी अयोध्या तक। 60 साल के लोग, 60 साल से ऊपर है, उनके साथ में एक अटेंडर जा सकता है, तो 2 लोगों को ऐसे फ्री भेजा है अयोध्या तक घूमने के लिए, तो उस ट्रेन की बात है। बाय द वे ऐसी ही एक सेम योजना एमपी सरकार के द्वारा भी चलाई जाती थी पहले। तो दैट्स ऑल। अगर फ्रंट पेज की बात की जाए तो यही सब है 4 तारीख के पेपर में। अगर कोई बात करने लायक चीज़ है तो केवल एक न्यूज़ है, वो आई है साइक्लोन जावाद के बारे में। तो ईस्ट कोस्ट पे हम जानते हैं इस साल का 3rd साइक्लोन है जो टकराने वाला है, जिसका नाम है साइक्लोन जवाद। जवाद बाय द वे सऊदी अरेबिया के द्वारा नाम दिया गया है। और अभी हम देखते हैं 2 साइक्लोन टकरा चुके हैं। एक तो यास था, एक गुलाब था जो अभी 3 महीने पहले आया था, और अब ये जवाद है, 3rd है जो ईस्ट कोस्ट पे आ रहा है। और अगर नाम की बात की जाए तो आरसीएमसी जो हम जानते हैं इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में बना हुआ है, और उसके द्वारा ये नाम रखे जाते हैं और सारी कंट्रीज से नाम ले लिए जाते हैं, और फिर एक एक करके जो साइक्लोन आते रहते हैं उनके नाम रखते जाते हैं। तो अभी ये जावद रखा गया है, इसके बाद जैसे आसानी है, सितरंग है, मोंडस है, ये नाम, और अगर हिंद महासागर में और कोई साइक्लोन आएंगे तो उनके ये नाम रखे जाएंगे एक के बाद एक। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो पेज नंबर 2 पे आई है 4 तारीख के ही, जिसमें दिल्ली की सीसीटीवी कवरेज के बारे में आया है कि दिल्ली में तकरीबन सीसीटीवी कैमरे 4.15 लाख लग चुके हैं, मतलब 4,15,000 सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं, जो कि अगर पर माइल के हिसाब से देखे जाए तो लंदन, पेरिस सबसे ज़्यादा है। और सीसीटीवी का फुल फॉर्म हम जानते हैं, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन कहा जाता है उनको बेसिकली, बस दैट्स ऑल। तो आज दिल्ली अगर सीसीटीवी कवरेज के मामले में बात की जाए तो दुनिया में नंबर 1 हो गया है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है मनरेगा को लेके, कि मनरेगा स्कीम हम लोग जानते हैं कि इस साल का 1.1 लाख जो करोड़ रिवाइज जो बजट था, 1.1 लाख करोड़ था मनरेगा का। फिर हम देखते हैं कोरोना वगैरह आ गया, उसके बाद में पैंडेमिक और ज़्यादा जोश पकड़ गया था, हम देखते हैं सेकेंड वेव आ गई थी, तो मनरेगा के तहत लोगों को और ज़्यादा जॉब्स की ज़रूरत थी, तो उसमें वेजेस बढ़ाए गए थे। फिर सरकार ने 1 लाख करोड़ और दे दिए थे, फिर अभी 25,000 करोड़ और दे दिए थे, ऐसे धीरे धीरे करके अभी तक तकरीबन 3.73 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं मनरेगा को। और जो अभी 4 महीने और बचे हैं, जबकि इनको भी चलाने के लिए अभी 25,000 करोड़ रुपए और चाहिए मनरेगा को। तो सीधी सी बात है, मनरेगा का जितना बजट था वो अब धीरे धीरे और बढ़ता ही जा रहा है। और ये एक अच्छी बात नहीं है देखा जाए, ये हमें दिखाता है कि लोग शहरों की तरफ से रूरल एरियाज की तरफ ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ पे जाके जॉब्स ढूंढ रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है किसी भी इकोनॉमी के लिए। और मनरेगा हम जानते हैं आर्टिकल नंबर 21 के तहत राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आता है, और जीने के लिए काम और पैसा जरूरी है, सीधी सी बात है। तो राइट टू वर्क भी आर्टिकल 21 के तहत आता है। उसी के तहत रूरल एरिया में 100 दिन का जो पेड वर्क है, जो 18 प्लस जिनकी एज है उनको दिया जाता है। बेसिकली उनका ग्राम पंचायत में बस नाम होना चाहिए, दैट्स ऑल। अब तुम स्किल्ड हो अनस्किल्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और 708 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें अभी मनरेगा स्कीम चलाई जा रही है, और 2006 से इस स्कीम को शुरू किया गया था। बाद में तब इसका नाम नरेगा था, बाद में इसका नाम मनरेगा कर दिया गया था, हम जानते हैं। और अगर मनरेगा की बिल्कुल स्टार्टिंग कही जाए ना कि पायलट प्रोजेक्ट किसके द्वारा चलाए गए थे, तो 1991 में जो हम देखते हैं पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, तब इसके पायलट प्रोजेक्ट चलाए गए थे, और 2006 में इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया था, दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो पेज नंबर 12 पे आई है, पेप्सिको इंडिया को लेके। देखो अभी 2 साल पहले क्या हुआ था, पेप्सिको इंडिया एक पर्टिकुलर टाइप का एक बीज है जिसका नाम है FL2027 वेराइटी के आलू के बीज है,
वो किसानों को देता है और उनसे कहता है खेती करो, पेप्सिको कंपनी कहती है और कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं बेसिकली। तो किसान उनसे खेती करते हैं और वो पूरे के पूरे आलू पेप्सिको कंपनी खरीद लेती है और उससे हम देखते हैं लेस वगैरह ये सब चीज़ें बनती हैं। अभी हम देखते हैं 2 साल पहले क्या हुआ था, गुजरात में कुछ किसानों को दिए गए थे और उन किसानों ने क्या किया, उन बीज से और आलू भी उगाने लगे थे और उन आलूओं को दूसरी जगह भी बेचने लगे थे। तो पेप्सिको ने तकरीबन 1,000 करोड़ का जो गुजरात के फार्मर्स हैं उन पे वो लगा दिया था, केस लगा दिया था फूड वैरायटी को लेके बेसिकली। तो हम जानते हैं कि हमारे एक लॉ है PPV&FR लॉ, जिसको प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मिंग राइट्स लॉ कहते हैं। तो उसके सेक्शन नंबर 64 में ये लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारे पास में एक स्पेसिफिक तरीके की मतलब प्लांट वैरायटी है जिसको तुमने पेटेंट करवा के रखा है, तो अगर तुम वो किसी को देते हो तो वो केवल तुम्हें ही बेचेगा, बिना तुम्हारे कंसेंट के वो किसी और को नहीं बेच सकता, उसकी ब्रांडिंग नहीं कर सकता। तो बेसिकली किसानों का कहना ये था कि हम लोगों ने ब्रांडिंग तो की ही नहीं, हम लोग तो केवल आलू बेचे हैं इनकी दूसरी जगह पे और उसके अच्छे पैसे मिल रहे थे तो हम लोगों ने वहां पे बेच दिए। सिंपल सी बात यह है। तो अभी सरकार ने एक फैसला ले लिया है कि सेक्शन नंबर 64 PPV&FR एक्ट में जो भी ये लिखा हुआ है, इस पूरी चीज को ही रिवोक कर दिया जाएगा। तो जिससे ये पेप्सिको का केस पूरा का पूरा गिर ही जाएगा, खत्म ही हो जाएगा, जो किसानों के खिलाफ पेप्सिको ने केस कर रखा है। अब देखो, इसके प्रोस ये हैं कि किसान सीधे सीधे निकल जाएंगे। वैसे ही किसान बहुत ज़्यादा हम देखते हैं हमेशा दयनीय स्थिति में रहते हैं ज़्यादातर हमारे देश में, और उन पे 1,000 करोड़ का और कर्जा आ जाए ऐसा तो सरकार भी नहीं चाहेगी। तो सरकार पूरी तरीके से किसानों को बचाने का प्रयास करेगी और अच्छी बात भी है। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग अपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसको खराब भी कर सकते हैं, और जिस वजह से काफ़ी विदेशी कंपनियां भी हमसे गुस्सा हो सकती हैं या इंडियन गवर्नमेंट को इकोनॉमिकली नुकसान भी हो सकता है। तो अब तो जब ये रिवोक होगा तब आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है सिक्किम के एक सोनम लेप्चा करके एक व्यक्ति है, उनको लेके उनकी ऐसे फोटोग्राफी एक तरीके से हॉबी थी बेसिकली। तो वो फोटोग्राफी करते रहते थे और बेंगलोर में एक जो वाइल्ड रिसर्च सेंटर है उनको बेचते रहते थे। तो अभी उन्होंने फोटोग्राफी करते करते उन्हें खुद नहीं पता था, एक नई गोल्डन वैरायटी की तितली को खोज लिया है जो बेसिकली चाइना में पाई जाती थी केवल अभी तक। तो वो सिक्किम में भी पाई गई है और सोनम लेप्चा ने इसको खोजा है, बेसिकली उनके ही नाम पे डिस्कवरी आई है। तो दैट्स ऑल। वो मतलब पूरी गोल्डन कलर की है और उसके जो आउटलाइन है वो ब्राउन कलर की आउटलाइन है। अभी तक इसका नाम नहीं दिया गया है इसलिए मैं नाम तो नहीं बता सकता, अब नाम जब दिया जाएगा तब उस पर बात कर लेंगे। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो पेज नंबर 13 पे आई है, वो आई है यूएई को लेके कि यूएई ने तकरीबन $14 बिलियन में अभी 80 राफेल प्लेन्स खरीदे हैं। किससे? फ्रांस से। और राफेल प्लेन हम लोग जानते हैं डसॉल्ट एविएशन कंपनी बनाती है, 4th जनरेशन जो प्लेन्स हैं, और 2500 किलोग्राम इनका वेट है और तकरीबन 1400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक से भग सकते हैं। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो इंडियन नेवी डे को है कि 4 दिसंबर को हम जानते हैं इंडियन नेवी डे भी था। 1970 में हम लोग जानते हैं वो ऑपरेशन ट्राइडेंट जब हमारी पाकिस्तान से वॉर चल रही थी तब ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया गया था इंडियन नेवी के द्वारा, जिसमें पाकिस्तान के 4 वेसल्स हम लोगों ने तबाह कर दिए थे। तो उन्हीं सबको देखते हुए हम लोग 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाते हैं। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है गीता गोपीनाथ के बारे में कि IMF की हम लोग जानते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो गीता गोपीनाथ है, उनको IMF का डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया जा रहा है और IMF की सेकंड टॉप मोस्ट पोजीशन पर पहुंचने वाली पहली कोई भारतीय महिला है जो गीता गोपीनाथ बनने वाली है। और हम जानते हैं कि गीता गोपीनाथ दूसरी तरफ यहाँ पे जो तमिलनाडु के CM है स्टालिन, उनकी एडवाइजर भी रह चुकी हैं और इंडिया में भी उन्होंने काफ़ी काम किया है। और बाय द वे यहीं पे हम एक चीज़ और देखते हैं कि 3 तारीख को जो अभी निकला था, 3 तारीख को मैं बात नहीं कर पाया था, 3 तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी भी था। तो बेसिकली जो डिसेबल लोग होते हैं उनके राइट्स को बचाना चाहिए, सरकारों को उनके लिए भी काम करना चाहिए, वो भी इंसान है एक तरीके से, लोगों में उनके प्रति भेदभाव ना हो, सामाजिक भेदभाव को कम करने के लिए ये डे मनाया जाता है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप को लेके। अभी हम जानते हैं उड़ीसा में जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप चल रहा है हमारा, और सेमीफाइनल में जर्मनी के साथ में इंडिया का मैच हुआ तो जर्मनी ने इंडिया को हरा दिया है। तो इंडिया जो डिफेंडिंग चैंपियन था इंडिया हार चुका है, और अब फाइनल में जर्मनी और अर्जेंटीना के बीच में फाइनल होगा, ये उड़ीसा में। तो बस दैट्स ऑल, एक न्यूज़ थी। एक नेक्स्ट न्यूज़ आई है वो आई है GJ 367b एक नया एक्सोप्लेनेट को लेके।
और एक्सो प्लेनेट हम जानते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाहर के जितने भी प्लेनेट होते हैं उनको एक्सो प्लेनेट कहते हैं। तो ये एक नया प्लेनेट खोजा गया है जिसका नाम रखा गया है GJ367b, और ये लाइटेस्ट पहला ऐसा नॉन प्लेनेट है जो सबसे ज़्यादा हल्का है बेसिकली हमारे सोलर सिस्टम में। और ये किसके द्वारा खोजा गया है, तो TESS जो हम देखते हैं ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्विस सैटेलाइट है, जो हम जानते हैं हबल टेलीस्कोप के बाद में लॉन्च की गई थी, टेस। तो टेस और दूसरे एक हाप्स है, HARPS, जो हाप्स टेलीस्कोप है जो चिली में लगा हुआ है। इन दोनों ने मिलके खोजा है इस प्लेनेट को। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है अभी श्रेष्ठ स्कीम को लेके, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये श्रेष्ठ स्कीम को लॉन्च करने की बात की है। और अभी हम जानते हैं बाबा साहब अंबेडकर की पुण्यतिथि भी आने वाली है, जिसको महापरिनिर्वाण दिवस भी कहा जाता है, परिनिर्वाण दिवस। तो उस पे श्रेष्ठ स्कीम को लॉन्च किया जाएगा। बेसिकली ये जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं शेड्यूल कास्ट के जो बहुत अच्छा कर रहे हैं स्कूलिंग में, मेरिट में आते हैं, उन बच्चों को रेसिडेंशियल स्कूल की फैसिलिटीज दी जाएंगी और तकरीबन 25,000 बच्चों को हायर लेवल एजुकेशन तक और ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाएगा हमारी सरकार के द्वारा। तो इस स्कीम का नाम है श्रेष्ठ स्कीम, और अब ये जब लॉन्च की जाएगी तब इसमें डिटेल में भी बात करेंगे हम लोग। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वही है मानसून पैटर्न को लेके। अभी हमारे IMD ने एक डाटा लॉन्च किया है, तो उन्होंने मानसून पैटर्न को लेकर डाटा लॉन्च किया है कि कैसे कैसे मानसून पैटर्न पूरे इंडिया में बदलता जा रहा है। जैसे अरुणाचल, हिमाचल में हम लोग देखते हैं कि लगातार घटता चला जा रहा है मानसून। वहीं हम देखते हैं कि सदर्न जो एरिया है इंडिया का, उसमें मानसून में लगातार बढ़ोतरी आई है, अनियमित मानसून आ रहा है कई बार। तो इसको लेके पूरा एक मैप लॉन्च किया गया है अभी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है, हम देखते हैं पाइकर रिवेलियन को लेके, कि देखो अभी तक इंडिया में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसको मानते हैं, जो मंगल पांडे का रिवेलियन था उसको। तो उड़ीसा काफी दिनों से बात कर रहा है कि पाइकर रिवेलियन को, और इसको लेके उड़ीसा सरकार ने एक रिजोल्यूशन भी पारित कर दिया आखिरकार। तो बेसिकली 1817 में हम लोग जानते हैं पाइकर रिवेलियन हुआ था, जो बाद में मुकुंद देव सेकंड थे उनके द्वारा शुरू किया गया था 16th सेंचुरी में। वो बढ़ते बढ़ते बाद में पाइकर रिवेलियन बन जाता है। फिर हम देखते हैं जो बख्शी जांदगीर थे वो अरेस्ट हो गए थे, उसके बाद में ये रिवेलियन खत्म हो जाता है। तो ये इंडिया का पहला रिवेलियन बनाने की बात चल रही है। और बाय द वे बहुत से लोग जानते नहीं है, उड़ीसा में भी कॉलोनी जब स्थापित हुई थी अंग्रेजों की, बहुत सारे रिवेलियंस हुए। जैसे हम देखते हैं पराल खेल मुंडी जो 1799 से लेके 1814 के बीच में चला था। फिर घुमूसर रिवेलियन जो कि 1835 से लेकर 36 में चला। एंग्लू रिवेलियन हुआ था उड़ीसा में अंग्रेजों के खिलाफ, जो 1846 से 47 में चला। खोंडसी इन खाली हांडी रिवेलियन हुआ था जो 1855 में हुआ था। और जो सहारा रिवेलियन हुआ था, और उसके बाद में पलाखा मुंडी सेकेंड रिवेलियन भी हुआ था जो 1857 में, जब पूरे इंडिया में रिवेलियन हुआ था तब पलाखा मुंडी 10 सेकेंड भी हुआ था उड़ीसा में। तो बहुत से लोगों का कहना ये होता ना उड़ीसा के लेके कि उड़ीसा ने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ज़्यादा रोल नहीं निभाया है, लेकिन ऐसा नहीं है। उड़ीसा में भी काफ़ी रिवेलियंस हुए हैं, बस लोगों को पता नहीं है उनके बारे में। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है PM मित्रा को लेके। मित्रा का फुल फॉर्म है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एप्रियल। तो PM मित्रा के तहत अभी 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क हैं जिनको अप्रूवल दे दिया गया है हमारी केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये बेसिकली ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है। देखो एक होते हैं ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, ब्राउन फील्ड मतलब कि जो प्रोजेक्ट पहले से आधे डले हुए हैं उनको वहां से शुरू करना, और ग्रीन फील्ड होते हैं जो बिल्कुल जमीन से उनको दोबारा से पूरा नया बनाना। तो ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, इनके तहत 7 मेगा जो टेक्सटाइल पार्क है वो बनेंगे इंडिया में, 750 करोड़ से ये बनेंगे। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया में बात की जाए तो हमारी GDP का 7% भाग वही है, और टोटल इंडस्ट्रियल एरिया का 12% भाग वही है। और अगर ग्लोबल टेक्सटाइल की बात की जाए तो 6% तकरीबन ग्लोबल टेक्सटाइल का जो मार्केट है वो इंडिया से ही आता है। तो दैट्स ऑल। अब एक अगर 5 तारीख के हम लोग द हिंदू की बात करें तो उसके फ्रंट पेज की अगर जैसे हम लोग बात कर लेते हैं, तो इसमें ओमनिक्रॉन को लेकर खबर आई है कि 4 केसेस हैं जो अलग अलग जगह पे पाए लिए गए हैं। और बेसिकली ये संडे में लिखा हुआ है 4 केसेस। अभी तक की अगर मैं बात कर दूं तो तकरीबन 21-22 केसेस हैं जो ओमनिक्रॉन के इंडिया में निकल आए हैं। और अगर हम लोग एक नेक्स्ट न्यूज़ फ्रंट पेज पे आई है जो फार्मर्स को लेके एक 5 मेंबर का नया पैनल बना दिया गया है। एक UPA को लेके न्यूज़ आई है, जियो मैपिंग को लेके एक न्यूज़ आई है, जावा साइक्लोन जिसकी अभी हम लोगों ने बात की उसको भी लेके एक न्यूज़ आई है। तो बेसिकली ज़्यादातर ऐसा कोई फ्रंट पेज पे है नहीं, बस एक छोटी सी न्यूज़ है फ्रंट पेज पे जो हमें जानना जरूरी है कि जो न्यूजीलैंड के बॉलर हैं जिनका नाम है अजाज पटेल,
उन्होंने अभी 10 विकेट ले लिए एक टेस्ट मैच में। तो ऐसा एक मैच में 10 के 10 विकेट लेकर पूरी टीम ऑल आउट कर देने वाले खिलाड़ियों में ये तीसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जो बन गए हैं। पहले जिम लेकर थे जिन्होंने 1956 में किया था, सेकंड अनिल कुंबले थे जिन्होंने 1999 में किया था, और थर्ड ये अजाज पटेल बन गए हैं जिन्होंने अभी किया है। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज है वो आई है रोसाई के बारे में, जो हम देखते हैं आंध्र प्रदेश के सीएम, फॉर्मर सीएम भी थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे, गवर्नर भी रहे हैं अभी कुछ दिनों पहले। तो उनकी हाल ही में निधन हो गया है। तो दैट्स ऑल। और निधन की बात चले तो एक और है विनोद दोहा, जर्नलिस्ट थे बाय द वे, हम देखते हैं एनडीटीवी में भी इन्होंने काम किया था। मल्लिका दोहा जो इस समय जर्नलिस्ट है वो इन्हीं की बेटी है बाय द वे। तो विनोद दोहा भी है जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। एक नेक्स्ट न्यूज है वो आई है असम के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर को लेके, असम वैभव अवार्ड। तो असम का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वो दिया जा रहा है, असम वैभव अवार्ड दिया जा रहा है अभी हाल ही में। तो असम वैभव अवार्ड दिए जाएंगे, असम सौरभ अवार्ड 5 लोगों को दिए जाएंगे, और असम गौरव अवार्ड 13 लोगों को लिए जाएंगे। अब ये अवार्ड किन किन को कैसे कैसे मिलेंगे इनको लेके पूरा डाटा लॉन्च होगा। तो जैसे जैसे अभी कुछ चीज़ें तो लोगों को पता है कि जैसे असम सौरभ वगैरह है तो हम देखते हैं लवलीना वगैरह को दिया जाएगा ये सब चीज़ें, लेकिन अभी ज़्यादातर र्यूमर्स है। तो जब इनके अवार्ड के बारे में और डिटेल निकलेगी तो हम पढ़ लेंगे कैसा क्या। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है आरिफ खां को लेके। आरिफ खां हम लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर से आते हैं, स्कीइंग करते हैं भारत की तरफ से, और भारत को उन्होंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे काफ़ी जगह रिप्रेजेंट किया है। तो अभी विंटर ओलंपिक्स जो होने वाले हैं उसमें भी वो भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। और अभी तक अगर विंटर ओलंपिक की बात करें तो हम लोगों के 0 मेडल है, और अगर टोटल जो मेडल है वो फॉर्मर ओलंपिक्स जो हमारे समर ओलंपिक है उनमें ही है। 10 गोल्ड है, 9 सिल्वर है और 16 ब्रॉन्ज है टोटल। और अगर हम लोग बात करें कि 2018 के जो विंटर ओलंपिक हुए थे उसमें भी हम लोगों ने 2 स्पोर्ट्स में भाग लिया था इंडिया ने, लेकिन एक भी मेडल नहीं जीत पाए थे। और अगर कभी भी जब भी विंटर ओलंपिक की बात आती है ना तो नॉर्वे हमेशा टॉप पे रहता है। नॉर्वे से ज़्यादा विंटर ओलंपिक में किसी ने मेडल नहीं जीते। और 2022 का अभी जो विंटर ओलंपिक होने वाला है ये बीजिंग में होगा, चाइना में, और 2026 का हम लोग जानते हैं मिलान, इटली में होने वाला है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वह ये निखिल श्रीवास्तव को लेके। अभी हाल ही में निखिल श्रीवास्तव को सिप्रन फॉरेन प्राइज दिया जा रहा है। बेसिकली अमेरिकन मैथमेटिकल जो सोसाइटी है उसको द्वारा ये अवार्ड दिया जा रहा है। इन्होंने जो ऑपरेटिव थ्योरी है उसको लेके काफी काम किया है और उसी को लेके इनको ये प्राइज मिलने वाला है। एक नेक्स्ट न्यूज है भाई ये गोल्ड ज्वेलरी को लेके। देखो हॉलमार्क्स होते हैं जो हमारे इंडिया में बीएसआई के द्वारा दिए जाते हैं, बीआईएस के द्वारा। तो बीआईएस 4 अलग अलग मार्क्स देती है जो हॉलमार्क्स के रूप में देखे जाते हैं, जिनसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए में भी अगर जिस पे हॉलमार्क लगा हुआ है किसी भी सोने या चांदी की चीज पे तो तुम खुद से देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कितने कैरेट का, कितने ग्राम का है, कैसा है। तो ज़्यादातर सुनार है इंडिया में अभी काफ़ी जगह बिना हॉलमार्क के सोने चांदी बेचते हैं, जेवरात बेचते हैं। तो इंडिया में ये मैंडेटरी किया जा रहा है अब से कि बिना हॉलमार्क वाला कोई भी जेवर इंडियन मार्केट में नहीं बेचा जाएगा। अभी इसको स्टार्टिंग में 50 डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है और फिर धीरे धीरे करके कहा जा रहा है कि 2021 के अंत तक, अभी 25-20 दिन में ही पूरे इंडिया में लागू कर दिया जाएगा। अब अगर बात करें एक इंडियन एक्सप्रेस में भी न्यूज़ आई है एनएचएआई को लेकर। एक छोटी सी न्यूज़ है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम जानते हैं कि 1995 में बनाया गया था और इंडिया के जितने भी नेशनल हाईवेज हैं वो सारे इसके द्वारा बनाए गए हैं। तकरीबन 50,000 हाईवेज हैं जो इसके द्वारा डेवलप किए गए हैं और उनकी देखरेख भी यही करता है। तो एनएचआई के जो अभी चेयरपर्सन है वो अलका उपाध्याय को बनाया जा रहा है। तो एनएचआई की नई चेयरपर्सन चुनी गई है अलका उपाध्याय। दैट्स ऑल। अब बात कर लें आज के द हिंदू की। तो आज के द हिंदू के फ्रंट पेज पे एक तो नागालैंड की न्यूज आई है। देखो हुआ क्या है ना, नागालैंड की न्यूज थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। नागालैंड में जवानों को ये पता पड़ा कि एक जीप है जिसमें कुछ नक्सल जा रहे हैं। तो वो लोग गए और हमारे जवानों ने वहां पे गोलियां चला दी उस जीप पे सीधे जाके, लेकिन उन्होंने देखा नहीं उसमें 15 सिविलियंस मारे गए, नक्सल नहीं थे। तो जैसे ही सिविलियंस मारे गए ये बात पता पड़ी तो लोगों ने वायलेंस कर दिया, वहाँ पे हमारे एक जवान को भी मार दिया और बहुत सारी जो गाड़ियाँ वगैरह हैं उनको भी आग लगा दी और बहुत दंगे शुरू हो गए हैं। तो फ्रंट पेज पे एक तो ये न्यूज़ है। एक न्यूज़ है दिल्ली को लेके कि दिल्ली में फर्स्ट ओमिक्रॉन का केस मिल गया, उसको लेके। एक असम पोर्टल को लेके न्यूज़ है और एक गुलमर्ग में जो बर्फबारी हो रही है उसको लेके न्यूज़ है। तो फ्रंट पेज पे अगर देखा जाए तो एक नागालैंड की न्यूज़ है जो जरूरी है हमारे पढ़ने के लिए।
और नागालैंड के नदन पार्ट में ही हुआ है बेसिकली ये पूरा, और एक इंक्वायरी पैनल बनाने की भी बात की गई है इसके ऊपर केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा। एक पेज नंबर 7 में आज न्यूज आई है द हिंदू में, जो आई है एनीमिया को लेके। अब देखो हुआ क्या ना, 2004 में हम जानते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था, NFHS, और अभी हुआ है 2018 में, उसकी रिपोर्ट आ रही है, तो अभी भी रिपोर्ट्स आ ही जा रही हैं, कुछ दिनों पहले भी आई थी। तो हम ये देखते हैं एनीमिया में लगातार इंडिया की पूरी ओवरऑल डाटा जब देखते हैं तो इंडिया ने वर्ष परफॉर्म किया है, केवल एक केरल को छोड़ दिया जाए तो। केरल एक अकेला ऐसा राज्य है जिसने अनीमिया में कम किया है अपने यहाँ एनीमिया, और बाकी सारे राज्यों में A to Z सारे राज्यों में बढ़ा है। और अगर हम लोग बात कर लें कि टॉप पे कौन रहा है, तो लद्दाख जिसमें सबसे ज्यादा एनीमिया बढ़ा है, एनीमिया मतलब खून की कमी, और दूसरा पंजाब जिसमें सबसे ज्यादा एनीमिया बढ़ा है। तो ये वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स है, लद्दाख और पंजाब एनीमिया में। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज है जो हैदराबाद को लेके आई है। हैदराबाद की एक कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी, बेसिकली एक प्राइवेट कंपनी है हम लोगों के यहाँ जो एरोस्पेस इंजन्स वगैरह ये सब डेवलप करने की बात कर रहे थे। इस कंपनी को 2018 में पवन कुमार और जो नागर भरत है उनके द्वारा स्थापित किया गया था। तो अभी हाल ही में धवन-1 नामक एक क्रायोजेनिक रॉकेट है जो स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने बना दिया है। हमारे इंडिया में हम जानते हैं कि इसरो के अलावा और कोई दूसरी कंपनी नहीं है जो एरोस्पेस के काम करती हो, लेकिन स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी एक ऐसी निकल के आ रही है जो अच्छा काम कर रही है। अभी सोचो, हमारे इसरो तब से जितने भी क्रायोजेनिक इंजन से हम लोग बाहर से मंगाते थे, अभी कुछ दिनों पहले ही इसरो ने जो क्रायोजेनिक इंजन है उनको बनाना शुरू किया है। और ये कंपनी जो अभी 3 साल पहले बनी हुई है, इसने क्रायोजेनिक इंजन इंडिविजुअली डेवलप कर दिया है, 3D प्रिंटिंग से बना दिया है। तो बहुत अच्छी बात है कि और भी कंपनियां निकल के आए इंडिया में भी एरोस्पेस में, जिससे इंडिया में भी एक हेल्दी माहौल बने एरोस्पेस को लेकर और कंपटीशन भी बने, केवल इसरो की एक मोनोपोली ना रहे। और वैसे भी हमारी केंद्र सरकार ने भी ये कह दिया था कि जो इसरो के अलावा भी और प्राइवेट कंपनियां हैं उनको भी वो अपने जो एरोस्पेस करिकुलम्स हैं उनको रन करने की परमिशन देंगी। तो देखते हैं ये कंपनी कहाँ तक जा पाती है। जैसे हम देखते हैं अमेरिका में स्पेस एक्स है, तो स्काई रूट कंपनी में भी शायद उस लेवल तक पहुंच पाए, ये तो फ्यूचर ही बताएगा। एक नेक्स्ट न्यूज है जो आई है PV सिंधु को लेके, कि जो BWF फाइनल है, बेसिकली जो वर्ल्ड में टॉप 10 टॉप 20 प्लेयर्स होते हैं बैडमिंटन के, वो सारे के सारे BWF फाइनल में खेलते हैं। तो अभी PV सिंधु BWF फाइनल के फाइनल में ही पहुंच गई थी। तो BWF फाइनल के फाइनल में उन्होंने हार गई हैं, बेसिकली जो एसंग है वो जीत गई हैं, उन्होंने गोल्ड प्लेट जीत ली है और PV सिंधु को सिल्वर प्लेट मिली है इसमें। और अगर हम लोग बात करें तो 2018 में PV सिंधु ने बाय द वे इस पूरे चैंपियनशिप को जीता था, लेकिन अब नहीं जीत पाई। सुपर सीरीज फाइनल चल रहे थे तो उसमें सेकंड नंबर पर रही है। एक नेक्स्ट न्यूज है जो आई है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम को लेके। बेसिकली हमारा जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट पार्ट है जिसमें 7 अलग अलग राज्य आते हैं, 2011 में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, जिसके तहत 450 किलोमीटर की रोड बनाने की बात की गई थी, जिससे हम नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों को इंडिया में मिला सके, उनसे और ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़ा सके, इन सब चीज़ों को लेके। तो अभी तक अगर बात की जाए तो 433 किलोमीटर की रोड बनाई जा चुकी है, और नॉर्थ ईस्टर्न एक्सपोजर नेटवर्क बढ़ाने के लिए बेसिकली ये प्रोग्राम है। और अभी केंद्र सरकार के द्वारा ये भी कहा गया है कि इसी प्रोग्राम में तकरीबन 10,500 किलोमीटर की रोडें और बनाई जाएंगी 2024 तक। अब देखते हैं बन पाती है कि नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा कहा जाता है ना कि एक बहुत बड़ा शॉट है। अब पूरा हो पाता कि नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। एक नेक्स्ट न्यूज है जो आई है कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को लेके, CEPA को लेके, जो इंडिया और UAE ने लॉन्च किया है। और बेसिकली ट्रेड को बढ़ाने के लिए, फ्री ट्रेड पैक्ट को करने के लिए, हम जानते हैं कि UAE हमारा 3rd लार्जेस्ट इन्वेस्टर है और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमिक पार्टनर भी है। 5 साल में हम लोग अपने ओवरऑल ट्रेड को $100 बिलियन तक लेके जाने वाले हैं, और तकरीबन 40% जो UAE की पॉपुलेशन है वो इंडियन ही है। तो इसी को लेके हम लोग आपस में CEPA एग्रीमेंट कर रहे हैं। और एग्रीमेंट बहुत प्रकार के होते हैं, BIT होता है, ITFA होता है, CEC होता है, PTA होता है, FTA होता है। तो ये भी उन्हीं एग्रीमेंट्स में से एक है। एक नेक्स्ट न्यूज है वो ये नेशनल ब्लॉकचेन पॉलिसी को लेके। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसको द्वारा एक नेशनल ब्लॉकचेन पॉलिसी को लॉन्च किया जाने वाला है। अभी किया नहीं गया है, उन्होंने बता दिया कि हम ऐसा लॉन्च करने वाले हैं।
कि ई गवर्नेंस को कैसे हम लोग ब्लॉकचेन में भी इंपोज करेंगे और कैसे ब्लॉकचेन को इंडिया में चलने दिया जाएगा कि नहीं चलने दिया जाएगा। एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क बना के उसमें गवर्नेंस को इंपोज करने के लिए एक नेशनल ब्लॉकचेन पॉलिसी आएगी जल्दी ही। तो दैट्स ऑल, बस एक डाटा निकल के आया है। अभी ड्राफ्ट वगैरह कुछ निकल के आ रहे हैं लेकिन पूरी तरीके से नहीं आई है, तो जब आएगी तो इससे बात करेंगे। एक नेक्स्ट न्यूज है जो आई है एग्रो क्लाइमेटिक जोन को लेकर। देखो, भारत हम जानते हैं 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में डिफर है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स क्या होते हैं कि इस जगह का क्लाइमेटिक जोन ऐसा है तो यहाँ पे ये एग्रीकल्चरल फसलें उगाई जा सकती हैं। तो भारत को हम लोग 15 अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में देखते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज आ रहा है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में डिफरेंट होता है। तो हम लोग एग्रो इकोनॉमिकल जोन्स भी बनाने की बात कर रहे हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के अंतर्गत। तो अभी हाल ही में हम जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, उसके अंतर्गत नेशनल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आता है, जिसके अंतर्गत नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट के अंतर्गत जोनल रिसर्च सेंटर्स बनाए जाएंगे, जो कि अलग अलग एग्रो जो इकोनॉमिकल जोन है उनको डिफाइन करेंगे इंडिया में और बताएंगे कि कहां पे हम लोग किस प्रकार की कृषि कर सकते हैं। मतलब माइनर जोन्स को डिफाइन करेंगे बेसिकली। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज है वो आई है पीएससी को लेके कि पीएससी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, हम लोग जानते हैं उसको 100 साल हो गए हैं इंडिया में। हम जानते हैं अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो हमारी संसद में 3 फाइनेंशियल कमेटीज होती हैं, एस्टिमेट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग और पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो ये 3 फाइनेंशियल कमेटीज होते हैं जो कि हमारी पार्लियामेंट में होती हैं। इनमें से जो पीएससी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसमें 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 मेंबर लोकसभा से आते हैं, 7 मेंबर राज्यसभा से आते हैं। और इसका हेड हमेशा है जो अपोजिशन का लीडर होता है वो होता है। और बस इसके 100 साल हो गए तो इसको लेके पार्लियामेंट में एक प्रोग्राम रखा जा रहा है। एक नेक्स्ट न्यूज है वो आई है प्राइवेट मेंबर बिल को लेके। प्राइवेट मेंबर देखो, एक होते हैं पब्लिक मेंबर बिल या गवर्नमेंटल बिल, एक होते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। जो तुम्हारे द्वारा सरकार चुनी गई है, जो चुने हुए मंत्री वगैरह है, अगर वो लोग संसद में कोई बिल रखते हैं तो उसको गवर्नमेंट बिल बोलते हैं। और अगर अपोजिशन का कोई बंदा आके एक बिल रख दे तो उसको प्राइवेट बिल बोलते हैं। तो अभी हाल ही में एक प्राइवेट बिल आया है राज्यसभा में जो कि प्रीएम्बल को लेके आया है कि प्रीएम्बल को चेंज किया जाए, प्रीएम्बल में हमारी जो माइनॉरिटीज हैं, ये हैं वो हैं, उनके नाम भी डाले जाएं और जो एजुकेशन वगैरह है और जो सद्भावना है, ऐसे वर्डों का भी यूज किया जाए। तो बेसिकली ये बिल पास तो नहीं होने वाला, सीधी सी बात है, लेकिन बस ये बिल आया है, हमें पता होना चाहिए कि प्राइवेट बिल क्या होता है। अब और दूसरी ये भी है कि ऐसे अगर बिल पास किए जाने लगे प्रीएम्बल को चेंज करने के, तो हम जानते हैं प्रीएम्बल संविधान का भाग है और फिर वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत भी आता है, जो आर्टिकल नंबर 368 से तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट और लेजिस्लेचर के बीच में एक अलग ही लड़ाई छिड़ जाएगी। तो ऐसा सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी। और लास्ट अगर हम लोग बात करें ना कि प्राइवेट बिल कभी पास किया गया है, हाँ बिल्कुल किया गया है। इंडिया में आज तक तकरीबन 14 बार प्राइवेट बिल पास किए गए हैं, लेकिन जितने भी पास किए गए हैं ना वो सारे के सारे 1970 के पहले के हैं। 1970 के बाद एक भी नहीं किया गया। तो दैट्स ऑल। आज का अगर न्यूज़ की बात करें तो यही थी। और यहाँ से हमारे एडिटोरियल शुरू होते हैं। तो एक एडिटोरियल आया है ओमिक्रॉन को लेके। देखो, ओमिक्रॉन को लेके बस कुछ डाटा सा है, बेसिकली हमें इस पर नज़र होनी चाहिए। ओमिक्रॉन हम जानते हैं साउथ अफ्रीका ने खोज के दिया था। इसका मतलब ये नहीं है कि वो साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ था। साउथ अफ्रीका ने बताया था कि ऐसा भी एक वायरस है। हम देखते हैं बेलारूस हुआ, उसके बाद में बुलेविया हुआ, उसके बाद में हांगकांग हुआ, वहां पे वो वायरस पहले से था। उन्होंने केवल बताया। उसके बाद में हम देखते हैं कि विदेशों का साउथ अफ्रीका के प्रति रवैया देखते हैं कि फ्लाइटें रोक दी, जिन्होंने खोज की, ये सब चीज चली है। इसके बाद एक पॉइंट निकल के आ रहा है बूस्टर डोज का। बूस्टर डोज की मांग हो रही है। ज्यादातर जो डेवलपिंग कंट्रीज है, या ज्यादातर वो कंट्रीज है जिनमें ज्यादातर लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है, वहां पे वो बूस्टर डोज की आवाज आने लगी है। एक बात आ रही है ओमिक्रॉन को लेके कि इसमें केसेस तो ज्यादा आ रहे हैं, नो डाउट, बढ़ भी तेजी से रहे हैं, लेकिन माइल्ड सिम्टम देखे जा रहे हैं लोगों में। लोग हॉस्पिटलाइज बहुत ना के बराबर हो रहे हैं और जो मोर्टेलिटी रेट है वो तो बहुत ही ना के बराबर है। अब इसमें एक चीज और चलती है। एक बात और आई है लॉकडाउन की। ये कुछ पॉइंट्स हैं अलग अलग जिन पे बात की है इसमें कि लॉकडाउन की बात आ रही है। तो लॉकडाउन की जो अफवाहें हैं वो भी फैलने लगी हैं थर्ड वेव को लेके। अब देखो, यूरोप जैसे देश लॉकडाउन एक बार कर भी सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें ना 10 दिसंबर से 10 जनवरी के बीच तो वहां उनके यहाँ फेस्टिवल फेस चलता है।
तो उनके यहाँ वैसे भी ज़्यादा काम नहीं होते, ज़्यादातर स्कूल कॉलेजेस बंद रहते हैं। वो लोग अगर लॉकडाउन कर भी दे तो चलता है क्रिसमस वगैरह की वजह से, लेकिन और कुछ देश नहीं कर सकते, उनकी और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। अब यहाँ पे आती है बात WHO की। WHO ने कहा था कि इस समय बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है, इस समय हमें जरूरत है किसकी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना की जो डोजेस है वो मिल सके। लेकिन अब वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनको एक तरीका मिल गया है कि वो WHO की इस बात को सरपास कर सकें और बूस्टर डोज लगा सकें कि कोरोना के फिर से फैल रहे थे, इस वजह से हम लगा रहे हैं। ऊपर से WHO की जोनल हेड ऑफिस है USA का, उसने भी कह दिया है कि बूस्टर डोज अब लगाना है तो लगा दो, तो उनको एक और अप मिल गया। देखो अब बात क्या आ रही है ना यहाँ पे कि क्योंकि हमें वायरस के वेरिएंट के खिलाफ लड़ना है, इसलिए बूस्टर डोज लग रहे हैं। हम चीजों को छोड़ नहीं सकते, इसलिए बूस्टर डोज लग रहे हैं। बट वहीं वो कंट्रियां जहां पे भी अभी लोगों को 10%, 5%, 4% लोगों को कोरोना डोजेस लगे हैं, क्या इस समय बूस्टर डोज लगाना सही रहेगा? और सबसे बड़ी बात, हमने आज भी करंट में ये बात की कि साइंटिफिक डाटा अभी तक कोई निकल के नहीं आया। हमारी सरकार ने भी ये कहा है कि किसी भी प्रकार की साइंटिफिक रिकमेंडेशन नहीं आई है कि बूस्टर डोज लोगों को लगाया जाए। और बूस्टर डोज अभी तो तुम पे साइंटिफिक गारंटी भी नहीं है ना कि एफिशिएंसी बढ़ा ही देगा या जरूरी ही है। तो हमारी गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि जब तक साइंटिफिक डेटा निकल के नहीं आता है तब तक हम बूस्टर डोज नहीं लगाएंगे। लेकिन ज्यादातर देशों ने बूस्टर डोज लगाना शुरू भी कर दिया है। तो अब ये कहां तक उन देशों के साथ में सही है जिन देशों को अभी तक वैक्सीन मिल भी नहीं पाई है, और ये कहां तक गलत है कि इंडिया इसमें अभी भी बैठा हुआ है जबकि और देशों ने दूसरी जगह शुरू कर दी है, ये चीजें तो देखने वाली बात होगी। एक नेक्स्ट एडिटोरियल आया है, वो आया है आंगनवाड़ियों को लेकर। ये काफी अच्छा एडिटोरियल है। जो अब देखो, आंगनवाड़ी हम जानते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम थी जो 1970 में शुरू की गई थी। बेसिकली इस स्कीम का मतलब क्या था कि गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको प्राथमिक केयर देना, जो बच्चे होते हैं उनको प्राथमिक देखभाल वगैरह देना, शिक्षा के लिए, इन सब के लिए। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS जो स्कीम है उसको शुरू किया गया था इंडिया में। अब सुनना, ICDS स्कीम को इंडिया में लॉन्च तो कर दिया, लेकिन उसको चलाने के लिए जो मेन नोडल एजेंसीज बनाई गई थी जो लोगों तक उस स्कीम को पहुंचा रही हैं इन स्कीमों को, वो है आंगनवाड़ियां हमारी जो है। लेकिन अब ये आंगनवाड़ी जैसे जैसे कोरोना वगैरह आया है, कोरोना में काफी आंगनवाड़ी बंद हो गई, काफी आंगनवाड़ियां ऐसी हैं जिन्होंने काम करना बंद कर दिया, काफी आंगनवाड़ी हैं जो पार्शियल लॉक हो गई, अपनी पूरी पोटेंशियल पे काम नहीं कर पा रही। इससे प्रॉब्लम क्या हुई, अर्ली चाइल्डहुड केयर जो बच्चों को मिलती थी वो मिलना बंद हो गई है। जो हेल्थ पैरामीटर्स थे उनमें हम लगातार देखते हैं कि इंडिया नीचे जाता जा रहा है जब से आंगनवाड़ियां बंद हुई हैं। अभी नेशनल रूरल हेल्थ जो पॉलिसी है उसके तहत भी अभी डाटा निकल के आया है, उसमें भी हम यही देखते हैं। रूरल कनेक्टिविटी, आंगनवाड़ियां केवल इतना ही नहीं करती थी, आंगनवाड़ियां लोगों को आपस में जोड़ती भी थी। रूरल कनेक्टिविटी, जब सरकार कोई नई स्कीम चलाती है तो आंगनवाड़ी ऐसा काम करती थी कि लोगों तक वो स्कीम पहुंचाती थी, वो अवेयरनेस भी कम होती जा रही है। 30, अब देखो एक डाटा और निकल के आया है, 30% महिलाएं ज्यादा समय आजकल बिताने लगी हैं नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में। सीधी सी बात है, बच्चा घर पे रहेगा तो उन्हें बच्चा संभालने में या उन सब चीजों में ज्यादा समय लग जाता है। जो नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज है महिलाएं वो ज्यादा कर रही हैं, अब उनमें 30% ज्यादा समय गुजार रही हैं। पहले बच्चा वगैरह आंगनवाड़ी में चला जाता था तो वही समय काफी महिलाएं इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में लगाती थी जो देश की इकोनॉमी को फायदा करता है, जब ये तुम एक बड़ी चंक में देखते हो तो ओवरऑल पूरे देश की महिलाएं आज अपना 30% ज्यादा समय लगा रही हैं नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में, अनपेड वर्क में। बेसिकली कह दिया जाए तो अनपेड वर्क में क्या है, वही बच्चे जो पढ़ने जा रहे थे आज उन्हें घर पे बिठा के पढ़ाने पड़ रहे हैं, बच्चों का ध्यान रखना पड़ रहा है, ये सब चीजें। आंगनवाड़ी लोगों पर कहा जाता है कि एक हेल्थ बिहेवियर आंगनवाड़ी के लोगों के पास में। अब यहां पे आ जाते हैं हम लोग आंगनवाड़ी पे कि आंगनवाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है। आंगनवाड़ी में जो लोग काम कर रहे हैं ना ब्रो, उनमें हेल्थ बिहेवियर को लेके नॉलेज ही नहीं है, उनकी ट्रेनिंग अच्छे से नहीं हुई है। अभी हम लोग बात करें ना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की, आंगनवाड़ी में जो लोग काम करते हैं उनका काम है गर्भवती महिलाओं को देखना, बच्चों की प्रारंभिक जो देखभाल है वो सब करना। और वो कर क्या रहे हैं, ये लो जनगणना करो, ये लो टीके लगाओ, ये लो ये करो, ये लो वो करो। आंगनवाड़ियों के और ये लो ये तुम्हें फॉर्म भरना है या ये डिस्ट्रीब्यूट करना है लोगों के बीच में।
उन पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ज़्यादा थोप दिया गया है, जिस वजह से हर एक आंगनवाड़ी व्यक्ति तकरीबन जो आंगनवाड़ियाँ खुलती भी हैं, जो हम लोग कहते हैं पार्शियली खुली हुई हैं कुछ आंगनवाड़ियाँ, वो केवल अपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को पूरा करके चली जा रही हैं, वो भी बच्चों या गर्भवती महिलाओं पर ध्यान नहीं दे पा रही हैं। और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम लोग जानते ही हैं कितना ज़्यादा है। समन्वयन ओवरऑल कम हो गया है अगर आंगनवाड़ियों में हम लोग समय के हिसाब से देखते हैं तो। और फिर आंगनवाड़ियों के अगर इंसेंटिव के हिसाब से भी देखा जाए तो हम जानते हैं जो आशा कार्यकर्ता वगैरह होती हैं, उषा कार्यकर्ता, ये सब चलती हैं हमारे यहाँ, उनके इंसेंटिव, उनके मिलने वाली सैलरी, उनको मिलने वाले फायदे बहुत कम है अगर हम दूसरे सरकारी महकमों से कंपेयर करते हैं तो उनको वो काम करने के लिए, उस जोश से वो काम करने के लिए बेसिकली सहानुभूति या ये कह लो इकोनॉमिकल फायदा सरकार उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। और इसके साथ साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम है। जैसे अभी हम लोग डाटा की बात कर लें, आंगनवाड़ी के डाटा के अनुसार अभी माल न्यूट्रिशन में बात की जाए तो इंडिया में केवल 3 लाख बच्चे ही हैं जो माल न्यूट्रिशन है। अब क्या ये सुनने में भी लग रहा है कि 3 लाख ही बच्चे होंगे जो माल न्यूट्रिशन होंगे पूरे इंडिया में आंगनवाड़ी के डाटा के हिसाब से? जबकि हम लोगों ने अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे देखा है, NFHS जो आया है, उसके हिसाब से इंडिया में 40% बच्चे हैं जो माल न्यूट्रिशन है। और ये NFHS जो है ना, जिसका जो डाटा निकल के आया है, ये आंगनवाड़ियों से जाकर डाटा नहीं लेता, ये ग्राउंड रिपोर्ट से जाकर डाटा लेता है। तो इससे हमें समझ में आता है कि आंगनवाड़ियों के पास में डाटा भी करप्ट होता चला जा रहा है। आज जो बच्चे आज और देखो, मिनिस्ट्री ऑफ, अभी तक किस कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आंगनवाड़ियां आती थी हमारी, जो ICDS स्कीम्स वगैरह उसी के अंतर्गत चलती थी। अब इस स्कीम को ट्रांसफर करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत लाया जाने वाला है। क्या ये सही रहेगा? क्योंकि एक बच्चे की बढ़ते समय केवल पढ़ाई ही मैटर नहीं करती, उसके ओवरऑल वेल बीइंग का ध्यान रखना भी मैटर करता है। और इसीलिए इसको वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आंगनवाड़ियों को रखा गया था, जिस वजह से वो बच्चों के न्यूट्रिशन, बच्चों के बिहेवियर, सोसाइटल बिहेवियर, ये वो हर चीज पे ध्यान दे सके। क्या इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत लाना जरूरी होगा? ओवरऑल अगर इस कंपाइल करूँ ना इस एडिटोरियल को, तो इसमें जो ऑथर है उसने यही लिखा है कि हमें आंगनवाड़ी जो हमारे पास में एग्जिस्टिंग है उनको मजबूत बनाने की जरूरत है, हमें उनमें सुधार लाने की जरूरत है, उनमें न्यूट्रिशनस वैल्यूज लाने की जरूरत है, हमें उन लोगों को ट्रेनिंग स्किल देने की जरूरत है, इंफ्रा देने की जरूरत है, ना कि इनको पूरी तरीके से बंद करने की या बदल देने की। तो दैट्स ऑल। अगर हम बात करें कि 4 से 6 दिसंबर के बीच में, तो यही करंट था जो हमारे एग्जाम में जाने के लिए जरूरी था। दैट्स ऑल।